Good morning student, how are you? Welcome in my class. Today I am coming with the topic of the privatization and disinvestment in India. I have made the slides for the today lecture और मैं slides के थ्रू आप लोगों को एक एक करके इसको इंटेंस वे में या इसको डीपली समझाती जाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी. So today the topic which I have selected or the which I have chosen is the privatization and the disinvestment, जिसे हम कहेंगे निजीकरण और विनिवेश. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र क्या है, क्यों हम लोग प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट, कि विनिवेश का मतलब ही निवेश होता है. तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर चीज़ को पार्ट वाइज समझते हुए चले जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने टॉपिक लिया हुआ है उस टॉपिक की ज़रूरत क्यों हुई. तो जैसा हमने कहा प्राइवेटाइजेशन तो निजीकरण, जनरली जो हमारा आईसाइट है या जो हमारा माइंडसेट कहता है वो ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर जो है उसका मोटिव और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है, गोल होता है, वो दोनों अलग होता है. और ऑब्वियसली ये सही भी है. प्राइवेट सेक्टर जब काम करता है तो उसका मेनली जो एम्फसाइज फैक्टर होता है या जो प्रमुख बात वो लोग ध्यान देते हैं वो होता है गेनिंग द मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमाना. और दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्ट होता है, गोल होता है, तो पब्लिक सेक्टर किस ऑब्जेक्ट पे काम करता है, उसका होता है उद्देश्य फर्स्ट सोशल वेलफेयर, देन गेनिंग द प्रॉफिट या रेजिंग द प्रॉफिट. तो पहला जो उद्देश्य हुआ वो हुआ उसका सामाजिक कल्याण. ठीक. दूसरी बात आती है कि ये चीज़ें थी पहले, मैं इसको यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा काट रही हूँ कि पहले ये चीज़ थी, माइंडसेट था प्राइवेट सेक्टर का कि वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहता था. आज के समय में यदि हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर से जो प्रोडक्शन हो रहा है या जो कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह की वैरायटीज़ या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, उत्पाद विविधीकरण या उत्पादों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट पे जिस तरह से काम कर रहा है उतना काम पब्लिक सेक्टर नहीं कर पा रहा है. तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न. इज़ दैट क्लियर? अनदर रीज़न, व्हेन in India 1991 LPG policy has introduced in 1991. 1991 में जब भारत में ये आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कही गई, आर्थिक सुधार की, तो वहाँ पे सबसे पहला काम किया गया, LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस्ड किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण. तीनों को यदि हम लोग अलग अलग समझा जाए तो लिबरलाइजेशन मतलब पॉलिसीज़ को, रूल्स को लिबरल बनाना, रिलैक्स करना या नियमों कानूनों में छूट देना. किसको छूट देना? अदर कंट्रीज़ को छूट देना, जिससे अदर नेशंस हमारा जो इंटरनल मार्केट है या हमारे यहाँ की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकें. इज़ दैट क्लियर? या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, खुली अर्थव्यवस्था में बदलना, जिससे जो अन्य देश हैं, अदर नेशंस भी हैं, वो हमारे रूल्स में या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जब लिबर्टी देखेंगे, उसमें रिलैक्स महसूस करेंगे, या हमारी जो नीतियाँ होंगी वो उदारवादी होंगी, तो वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईगर होंगे, उत्सुक होंगे. पहली चीज़. दूसरी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि पब्लिक सेक्टर से ही सिर्फ हम अपने ग्रोथ के मॉडल को पूरा नहीं कर सकते हैं, या ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, 7% की ग्रोथ रेट, 8% की ग्रोथ रेट जो हम सुनते हैं, सरकार मानकर चलती है कि 5 सालों में हमें 7% ग्रोथ रेट अचीव करना है, 10% करना है, 8% करना है. तो ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के
पार्टिसिपेशन से नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ यदि हम सोचें कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता से ही ये चीज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कभी भी इकोनॉमी में यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे जहाँ सारी इकोनॉमीज़ ओपन इकोनॉमीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, खुली अर्थव्यवस्था में हो रही हैं, जहाँ पे एक देश दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, अपने प्लांट्स डाल रहा है, तो वहाँ पर यदि हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी में यदि कंजर्वेटिज्म अपनी विचारधारा या उस टेंडेंसी को लेकर चलेंगे, संकीर्ण मानसिकता के साथ चलेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ना तो इंटरनेशनल लेवल पे और ना लोकल लेवल पे। लोकल का मतलब अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेटाइजेशन भी ज़रूरी है कि एक पैर से ही सिर्फ आदमी नहीं चल सकता है, चलने के लिए दोनों पैरों का होना ज़रूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर बोथ आर जस्ट लाइक आवर बॉडी लेग्स, ये हमारे जो शरीर के दो पैर हैं ये हैं। तो इसलिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ पब्लिक सेक्टर को हम यदि मोटिवेट करें या कहें कि नहीं अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सिर्फ पब्लिक सेक्टर होना चाहिए क्योंकि सोशल वेलफेयर हो रहा है, सामाजिक कल्याण हो रहा है, कम दाम पे वस्तुएं मिल रही हैं, ईजिली मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें यदि कंपटीशन को फाइट करना है, यदि हमें इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन को फेस करना है, तो उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करना होगा, उनको इनकरेज करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा कि वो भी इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही मैंने कहा, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब अदर नेशंस भी हमारे यहाँ आके ट्रेड कर सकें। तो वो ट्रेड कब करेंगे? जब हम उनको ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, हमारी जब पॉलिसी लिबरल रहेंगी, हमारे जब रूल्स आसान रहेंगे, हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, जटिलता नहीं रहेगी, तो अदर नेशंस के साथ में हम अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एलपीजी। तो हम लोग अब शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे फर्स्ट स्लाइड से, और जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो है हमारी प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन को पहले समझेंगे, फिर प्राइवेटाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन के क्या हानियाँ हो सकती हैं, इट मीन्स द डिसएडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन दैट डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश क्या है, विनिवेश के उद्देश्य क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, किस तरह से प्रोसेस क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का या विनिवेश की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग सबसे लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्राइवेटाइजेशन वर्सेस डिसइन्वेस्टमेंट, निजीकरण और विनिवेश की तुलना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स अलाउिंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप मोर एंड मोर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। जो पहले क्षेत्र सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए ही आरक्षित रखे गए थे, विच आर टोटली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, है ना, जो ऑलरेडी पहले से ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, उनको, उन सेक्टर्स को, उन क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए खोलना। इट मीन्स दो सेक्टर विच आर ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर and now it is opened for the private sector, या it is open for the private sector for their participation, उनकी सहभागिता के लिए उन क्षेत्रों को भी खोलना। जैसे हम बात करें एजुकेशन, तो पुराने टाइम में जब काफ़ी साल पहले भी हम लोग देखते थे, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि जब प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया या प्राइवेटाइजेशन को जब इनकरेज किया गया, तो इस निजीकरण के कारण, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आपकी कॉलेजेस हो, या आपका और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसको भी मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, तो ये ओपन कर दिए गए प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि अब प्राइवेट स्कूल्स भी हैं,
अब गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। प्राइवेट पहले हॉस्पिटल्स होते थे, सिर्फ सरकारी अस्पताल होते थे, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं बाढ़ सी आ गई है। बाढ़ सी का मतलब इतने प्राइवेट सेक्टर में इतने हॉस्पिटल्स हो गए हैं, उनकी फैसिलिटीज़ इतनी इम्प्रूव्ड हैं, उनकी सुविधाएं इतनी इम्प्रूव्ड हैं जितनी कि सरकारी अस्पतालों में नहीं है। जबकि यदि हम लोग देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग कहें तो फंड या कोष गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है। सरकार ज़्यादा पैसा लगा सकती है प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन जो एक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, जो एक सुविधाओं में नवीनीकरण आना चाहिए, जो एक इनोवेशन होना चाहिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं कर पा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर से यदि हम कंपैरिजन करें तो जनरली जो हमारा प्रेफरेंस होता है, वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिव्स आवर प्रेफरेंसेस टू द प्राइवेट सेक्टर। चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, या यूनिवर्सिटीज़ हों, या हॉस्पिटल हों, हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या ज़्यादा इसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। एक मैंने ये लिया। देन दूसरी तरफ आए, एयरलाइंस पे चलें। पहले इंडियन एयरवेज, एयर इंडिया यही होते थे। अब देखेंगे हम लोग सहारा की हैं, किंगफिशर्स की हैं, इंडिगो की हैं, और भी डिफरेंट तरह के एयरवेज स्टार्ट हो चुके हैं। रेलवे में ऑलरेडी आ चुका है, मेट्रो हम सुन ही रहे हैं। तो रेलवे में भी देख रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेन्स चल रही हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के भी थ्रू ट्रेन्स चल रही हैं। तो फैसिलिटीज़ को यदि हम लोग करें तो फैसिलिटीज़ भी हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ पे बेटर मिल रही है फैसिलिटीज़, ज़्यादा कहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। तो सरकार का कहना है कि यदि हमें या ये कहा जाए कि यदि हमें ग्रोथ की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ तभी होगी जब दोनों सेक्टर इक्वली काम करें, जब दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए प्राइवेट सेक्टर के, और भी आप ले सकते हैं। अब हम लोगों ने सुना कि जो एयरलाइंस हैं उसमें जो आपका एयरपोर्ट है उसमें मैनेजमेंट का, उसके मेंटेनेंस का काम, उसके रिपेयरिंग का काम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। धीरे धीरे रेलवे में प्लेटफॉर्म्स को दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। तो इट इज़, ये क्या है, इट इज़ द मतलब ये कहा जाए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रोथ के टारगेट को पूरा करने के लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ को या इस तरह का जो पार्टिसिपेशन है उसको प्रमोट कर रही है, इस तरह की सहभागिता को संवर्धित कर रही है। मीनिंग ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर में उन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देना जो ऑलरेडी रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर्स के लिए। निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में वह क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित किए गए थे, उनमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को खोलना, यही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। दूसरी बात करें, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, क्या है प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य, हम क्यों प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट इज द टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ द एंटरप्राइज। इफिशियंसी क्षमता, कॉम्पिटिटिव पावर मतलब प्रतिस्पर्धा की योग्यता। तो यदि प्रतिस्पर्धा की योग्यता को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाना है, तो प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हेल्पिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब प्राइवेट हैंड्स में चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। तो पहला हुआ कि यदि उपक्रम कुछ भी हो सकता है। उपक्रम में सिर्फ आप ये मत सोचिए कि इंडस्ट्रियल एरिया ही आता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर ही लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ और भी क्षेत्रों को आप ले सकते हैं। एंटरप्राइज में सब कुछ आ सकता है। तो उपक्रम की क्षमता और उपक्रम की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ये है प्राइवेटाइजेशन का फर्स्ट मोटिव। दूसरा क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, औद्योगिक प्रबंधन को सशक्त करना। सशक्त करना मतलब जितना था उससे और ज़्यादा स्किल्ड करना। जैसे हम लोग जानते हैं
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में जनरली उन लोगों को ही अपॉइंट किया जाता है, उन लोगों को ही रिक्रूटमेंट के थ्रू कंपनी इन्वॉल्व करती है या जॉब प्रोवाइड करती है जिनमें इफ़िशिएंसी होती है, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको ऑफ़र करती है। तो मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को यदि और सुदृढ़ बनाना है और साउंड बनाना है तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण एक सबसे महत्वपूर्ण टूल की तरह काम करता है या यंत्र की तरह काम करता है यदि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करना है, उसको सशक्त बनाना है तो। टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। क्यों? क्योंकि सिर्फ यदि हम पब्लिक सेक्टर के थ्रू यदि ये चाहें कि हम अपना जो ड्रीम है इंटरनेशनल कंपटीशन का, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का, अदर नेशंस के साथ में ट्रेड करने का, वो पूरा कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ हमने कहा दोनों के वर्किंग सिस्टम में बहुत फ़र्क है, दोनों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर होता है। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर में लोग इस चीज़ को मानते हैं कि बहुत एफिशिएंटली काम नहीं भी करेंगे तो भी चीज़ें चलेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ होती है कि यदि हम एफिशिएंटली अपनी योग्यता के साथ में काम नहीं करेंगे तो हम मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते हैं। हम बाज़ार में तभी खड़े हो पाएंगे, तभी हम कंपटीशन फेस कर पाएंगे जब हमारे पास योग्यता होगी, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी, जब हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जब हम रीज़नेबल भी बनाएंगे, मतलब टिकाऊ भी होगा, सस्ता भी होगा, साउंड मतलब उत्तम भी होगा, यानी सारी क्वालिटी जब होंगी तब हम मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। तो ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, यदि इंटरनेशनल लेवल पर भी यदि हमको कंपटीशन को फाइट करना है, फेस करना है और फॉरेन करेंसी को अर्न करना है, विदेशी मुद्रा को कमाना है, तो भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, उसकी सहभागिता ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। हमारे पास संसाधन बहुत हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इन द प्रॉपर मैनर। तो हम क्या करेंगे, यदि प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं, या जिन क्षेत्रों को सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रखा गया था, पब्लिक सेक्टर के लिए, यदि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है तो रिसोर्सेज जो बेकार पड़े हुए थे, ये ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, मानव संसाधन भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, मैन मेड भी रिसोर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं। आप ये तरह तरह के शब्द आपने सुने होंगे। मैन मेड मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया, नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूज़ तभी हो सकता है, अनुकूलतम हम उसका विदोहन तब कर सकते हैं जब हमारे पास हैंड्स होंगे, हमारे पास टेक्निक होगी, हमारे पास कैपिटल होगी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगा। यदि ये सारी चीज़ें होंगी तो हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, हम संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कुशल प्रबंधन है, आपके पास कुशल निर्देशन है, कुशल नियंत्रण है, आपके पास प्रबंधकीय क्षमता है, आपके पास उत्पादन की तकनीकी उन्नति है, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, सिर्फ एक सार्वजनिक क्षेत्र में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा इसका अल्टरनेट होता है, या ये कहा जाए कि निजीकरण एक अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट है टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यदि हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कल्चर की बात करते हैं, औद्योगिक संस्कृति की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लोगों का कंजम्पशन हम पूरा कर सकें, लोगों की उपभोग या लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। इसके साथ में हम अदर नेशंस के साथ में
ट्रेड भी कर सकें, अन्य देशों के साथ में व्यापार भी कर सकें, तो उसके लिए ये भी एक निजीकरण का अपना एक उद्देश्य होता है। बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। पहला है लेस अटेंशन टुवर्ड्स द सोशल वेलफेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ये इसी उद्देश्य से काम करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमाना है, जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, इनका ज़्यादा अटेंशन सोशल वेलफेयर के लिए होता है। ये काम ही करते हैं ऐसा जिससे सामाजिक कल्याण हो सके, लोगों को आसानी के साथ में वस्तुएं मिल सकें, ईजिली रीचेबल रहे, प्राइस उसकी कंट्रोल रहे। तो प्राइवेट सेक्टर का जो अटेंशन है वो सोशल वेलफेयर पर कम होता है, प्रॉफिट को अर्न करने पर ज़्यादा रहता है। दूसरा है क्लास स्ट्रगल, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष को यदि हम लोग समझना चाहें तो कह सकते हैं ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, या जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उसके आधार पे, कैपिटलिज्म के बेसिस पे भी इसको समझा जाए तो ये आसान है कि क्लास स्ट्रगल में दो तरह के हम लोग क्लासेस की बात करते हैं। एक उसकी बात करते हैं या सोसाइटी में वो पर्टिकुलर क्लास, वो वर्ग जो फिज़िकल वर्क करता है, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, और दूसरा वो पर्टिकुलर सेक्शन होता है या क्लास होता है जो और जिसके जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स का ओनर होता है। ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर्स, जिसके पास लैंड होती है, जिसके पास कैपिटल होती है, जिसके पास टेक्निक होती है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका जो स्वामी है वो हो गया कैपिटलिस्ट हुआ, पूंजीपति हुआ। तो जो पूंजीपति है उसके, और जो विकर सेक्शन का मतलब जो ऑलरेडी फिज़िकल लेबर कर रहा है या फिज़िकल जो वर्क ज़्यादा कर रहा है, इन दोनों के बीच में ओनरशिप की ही एक लड़ाई रहती है, जहाँ पर जो मालिक है वो इस विकर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन करता है, इनको कम रोज़गार, इनको कम वेज देता है, कम सैलरी देता है, जबकि उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्क लेता है। या ये कहा जाए कि इनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं और इनको उसका रिटर्न या रिवॉर्ड कम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्लास स्ट्रगल है दोनों के बीच में, पूंजीपति के बीच में और उस गरीब वर्ग के बीच में, या ये कहा जाए जो शारीरिक श्रम कर रहा है और जो प्रोडक्शन फैक्टर्स, उत्पादन के घटकों का मालिक है, इन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है। वहाँ पे जो भी लड़ाई है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो मसला होता है वो मैटर ही होता है ओनरशिप को लेकर, कि एक शोषण कर रहा है, एक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और दूसरा उस अपने एक्सप्लॉयटेशन के बदले में वो रिवॉर्ड नहीं पाता है, अपने श्रम के बदले में उसको उतना प्रतिफल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का बढ़ना। तो सामाजिक असमानता कैसे बढ़ती है? तो इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में जिस तरह के क्लासेस हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि रिचर बिकम्स ऑलवेज रिच, जो अमीर होगा वो हमेशा अमीर बना रहता है और जो गरीब होता है वो हमेशा गरीब बना रहता है। ये सोशल इनइक्वालिटी की बात है। तो सामाजिक यदि असमानता की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन के कारण, निजीकरण के कारण ये इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? विकर सेक्शन या जो फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, लेबर क्लास हैं, या इसको कहा जाए कि जो कंपनी का ओनर है या जो इंडस्ट्री का ओनर है, जिसके पास में कैपिटल है, जिसके पास में मैन पावर है, जिसके पास में लैंड है, जो ऑलरेडी जो लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक है, जिसके पास वेल्थ है, वो उस वर्ग का, उस क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करता है, जबकि उसकी रिटर्निंग, जबकि उसकी जो अदायगी होगी, जो वेजेस में होती है, जो सैलरी में होती है, वो कम होती है। एक तो सोशल इनइक्वालिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हुई। दूसरी चीज़ कि जितना प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट में भी वो शेयर नहीं करता है। वो जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो मैक्सिमम उसको अपने एक्सपेंशन के लिए, या कहा जाए कि इंडस्ट्री के विस्तारीकरण के लिए उसका इस्तेमाल करता है, फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉर द प्लांट एक्सपेंशन और फॉर द आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि वो अपनी वेल्थ को और एक्सपेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर
जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती जाती है। काम मजदूर करता है और रिटर्न इसका उस कैपिटलिस्ट को मिलता है, उस पूंजीपति को मिलता है जो पूंजी का स्वामी है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्रतिफल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको कम रिटर्निंग मिल रही है और जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको ज़्यादा रिटर्निंग मिलती है। तो एक जो सामाजिक जो विषमता है, आय की हो, इनकम की हो, या फिर कहा जाए कि रिवॉर्ड की हो, प्रतिफल की हो या पारिश्रमिक की हो, इसमें दोनों में अंतर होता है। इस कारण ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है ये ज़्यादा होती हैं। देन द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग कहते हैं कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आएगा या जैसे ही प्राइवेटाइज़ किया जाने लगेगा, सबसे पहला काम गवर्नमेंट करती है, छटनी करना शुरू करती है, या ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ये छटनी करना शुरू करते हैं, लोगों को निकालना शुरू करते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, या फिर उतना ही मैन पावर ये इस्तेमाल करते हैं जितने में ये अपना प्रोडक्शन कर सकें, या ये इस तरह के स्किल्ड मैन पावर को अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं थ्रू रिक्रूटमेंट, या कहा जाए कि विज्ञापनों के माध्यम से ये इस तरह के स्किल्ड मैन पावर को, कुशल श्रमिकों को अपने यहाँ रखते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, जिनके पास मैनेजेरियल नॉलेज होता है, और मशीनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो मशीनों का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों में कम जनरेट होगा, क्योंकि मशीन मेड चीज़ें ज़्यादा बनेंगी और मैन मेड चीज़ें कम हो जाती हैं। देन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वीकर सेक्शन को वो प्राइवेट सेक्टर नहीं देता है, काम ज़्यादा लेता है, आउटपुट ज़्यादा डिमांड करता है, जबकि उसकी जो रिटर्निंग करता है वो कम करता है। काम ज़्यादा है, काम के घंटे ज़्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बदले में जितना उस व्यक्ति को, उस पर्सन को मिलना चाहिए रिवॉर्ड एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ सैलरी, उसको उस लेवल का नहीं मिल पाता है। या फिर यदि वो टेक्निकल है या फिर वो मैनेजेरियल स्किल्ड है तो उसका जो वर्किंग आवर्स होगा या उसका जो काम करने का समय होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि यदि उसको हम उसके रिवॉर्ड से कंपैरिजन करें, हम उसकी तुलना यदि उसके काम से करें तो उसका जो रेम्यूनरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये डिसएडवांटेज हैं प्राइवेटाइजेशन के। डिसइन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जब द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नमेंट सेलिंग और द लिक्विडेटिंग एन एसेट और द सब्सिडरी, जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की बात करती है तो वो अपने शेयर्स को प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफ़र करती है या प्राइवेट हैंड्स में सेल करना शुरू कर देती है, निजी हाथों में सरकारी अंशों को बेचना। तो ये होती है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व ही पूरी तरह से बदल जाता है, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है, एक तो फाइनेंशियल कलेक्शन या ये कहा जाए कि फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, वित्तीय जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है मैनेजेरियल स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, प्रबंधकीय क्षमता और ज़्यादा इस्तेमाल की जा सके। तो इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर को अपने शेयर्स को धीरे धीरे बेचना शुरू करता है। तो दिस इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट। आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो हिस्टोरिकल स्टेटस है, तो इंडियन इकोनॉमी में यदि हम लोग देखें पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 1991 में देयर वाज 236 ऑपरेटिंग पब्लिक सेक्टर थे, जहाँ पर 236 पब्लिक सेक्टर के अंडर में उपक्रम चल रहे थे, अंडरटेकिंग चल रही थी, ऑफ विच ओनली 123 वर प्रॉफिट मेकिंग। उनमें से 236 में से सिर्फ 123 ऐसे अंडरटेकिंग्स थी 1991 की हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट में चल रही थी। बाकी जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ थी या रिमेनिंग अंडरटेकिंग्स थी वो लॉस में रन कर रही थी। Then the top 20 profit making PSUs were responsible for 80% of the profit। इसमें से the top 20 profit PSUs थी वो 80% का लाभ दे रही थी। The return of the public sector investment in year
91 वॉज जस्ट ओवर 2%। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल स्टेटस है कि 236 में से 123 ही ऐसी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स थी जो प्रॉफिट में चल रही थी, बाकी जो अंडरटेकिंग्स थी वो लॉस में चल रही थी। देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, क्या इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? द फर्स्ट इज़ द टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। सरकार जब देखती है कि जब पब्लिक सेक्टर में जिस इंडस्ट्रीज़ पर सरकार ने पैसा लगाया हुआ है, जो ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र की कंपनी है या उद्योग धंधे हैं, वो बराबर लॉस में चल रहे हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट उसमें किया जा रहा है और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लाभदायकता अनुपात है, वो इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली कम है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, विनियोग कम हो रहा है, जबकि लाभ कम प्राप्त कर रही हैं। तो फाइनेंशियल बर्डन को जब कम करना चाहती है सरकार, तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करती है कि अब उस इंडस्ट्री के या उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको प्राइवेट हैंड में सरकार बेचना शुरू कर देती है। जैसे इस समय यदि देखा जाए तो LIC के लिए इस साल हम लोगों ने देखा कि बजट में बात कही गई कि LIC का IPO निकल रहा है और उसके शेयर्स अब सरकार बेचेगी, पब्लिक को बेचना शुरू करने वाली है। तो ये चीज़ इस साल जो रिसेंटली 2020 का बजट था उसमें ये चीज़ सामने आई थी। टू इम्प्रूव द पब्लिक फाइनेंस, सरकार को लगता है कि उसकी आय कम हो रही है, तो वो अपने पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त के लिए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपना सकती है, जिससे उसको एक तो फाइनेंशियल असिस्ट हो सके, वित्तीय उसको सहायता मिल सके। किस तरह की सहायता? प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के शेयर्स खरीदेगा या इंडस्ट्री के शेयर खरीदेगा, तो एक तो वित्त की प्राप्ति होगी और दूसरा जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, राइज करेगा, उतना ही गवर्नमेंट को कॉरपोरेशन टैक्स मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन। कंपटीशन एंड द मार्केट डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए भी करना चाहती है कि एक तो उसको फाइनेंशियल नीड उसकी पूरी हो सके, जो लॉस में ऑलरेडी यूनिट्स चल रही हैं, जो इकाइयाँ हानि में चल रही हैं, उनके लिए वो फंड को रेस करती हैं, कोष को कहीं ना कहीं से जुटाती हैं। और दूसरा, मार्केट में और कंपटीशन को देखते हुए उसको चेस करने का मतलब उसको compete करना, मार्केट कंपटीटर से compete करने के लिए भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो करती है कि प्राइवेट सेक्टर जब शेयर्स ले लेगा और उसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होने लगेगा, उसका यदि प्रबंध में उसकी सहभागिता होने लग जाएगी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार कुछ नया कर सकती है, या ये कहा जाए कि जो यूनिट्स लॉस में चल रही थी वो अब कंपटीशन के हिसाब से उनका रिनोवेशन किया जाएगा, उनका पुनरुत्थान होने लगता है, उनको सरकार रिनोवेट करने लगती है। ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है। देन टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द फर्म, जो ग्रोथ रेट को गवर्नमेंट अपने हर साल के बजट में डिसाइड करती है, 5 ईयर प्लान्स में करके चलती है, बजट में करती है कि हमको 2020-21 का जो हमारा टारगेट रहेगा वो 8% का रहेगा, 7% का रहेगा। तो यदि इसको अचीव करना चाहती है, इसको यदि प्राप्त करना चाहती है, तो भी डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है ये इसके पीछे इस ग्रोथ को चेस करने के लिए, इस ग्रोथ के टारगेट को अचीव करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की एक पॉलिसी का हिस्सा होती है, विनिवेश सरकार की नीति का एक हिस्सा बनी रहती है। टू इनकरेज वाइडर शेयर ऑफ द ओनरशिप, टू इनकरेज द वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप का मतलब हुआ कि सरकार चाहती है कि पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता हो, और जो स्वामित्व होगा, स्वामित्व के भाग को और बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा करना, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाना। तो इसके लिए भी सरकार धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट को आगे कंटिन्यू करती है। पहले कुछ अपने शेयर सेल करेगी, फिर और करती है। इस तरह से जब उसको लगता है कि प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है उस पब्लिक यूनिट से, उस सरकारी इकाई से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बढ़ाकर वो उस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देती है या उसका निजीकरण कर देती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया की, कि क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं। क्राइटेरिया का मतलब ये कहा जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी
कब लागू होगी या लागू होने के नियम क्या हो सकते हैं। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया है, वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और नॉट अचीव्ड, जिस कंपनी में या जिस यूनिट को में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को लागू करना चाहती है, अप्लाई करना चाहती है, वो प्रॉपरली अपने प्रॉफिट को अचीव ना कर रही हो, या जिस मोटिव के लिए सरकार ने पब्लिक यूनिट बनाई थी या सरकारी इकाई की स्थापना की थी, वो अपने मोटिव को, अपने उस ऑब्जेक्ट को पूरा न कर पा रही हो। दूसरा हो सकता है वेदर देयर इज़ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, यदि उससे जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए उतने लोग उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हों, या ये कहा जाए कि जितना पोटेंशियल, जितनी इफ़िशियंसी से, जितनी क्षमता के साथ में उस इकाई को काम करना चाहिए था, उस क्षमता के अनुसार इकाई या वो जो सार्वजनिक इकाई है, जो पब्लिक यूनिट है, अपने पोटेंशियल का सही तरीके से इस्तेमाल न कर रही हो और लोग इससे कम बेनिफिट ले रहे हों, उसके लेस बेनिफिशियरीज हों, उसके कम कहा जाए कि लाभ उठाने वाले लोग हों, तो ये भी एक कारण हो सकता है। वेदर सर्विंग द नेशनल इंटरेस्ट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, यदि लगता है कि जो राष्ट्रीय हित है उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाना अच्छी बात रहेगी, वहाँ पर या इसको ये कहा जाए कि पब्लिक सेक्टर में यदि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं देना शुरू करेगा और इफ़िशिएंटली काम करेगा, उसका वर्किंग सिस्टम सुधर सकता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। वेदर प्राइवेट सेक्टर कैन इफ़िशिएंटली ऑपरेट एंड मैनेज द अंडरटेकिंग, यदि सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर उस यूनिट को या उस पब्लिक सेक्टर को ईजिली हैंडल कर सकता है, आसानी के साथ में उसका संचालन कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड कर सकता है, तो भी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी काफ़ी हेल्पिंग होती है और सरकार इसको अपनाती है। वेदर द ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न टारगेट कुड नॉट बी अचीव पॉसिबल टू अचीव, यदि ऐसा लगता है सरकार को कि पब्लिक सेक्टर में जिस यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया, जिस इकाई की स्थापना की गई है, वो इकाई अपना रेट ऑफ रिटर्न या जिसको बोलते हैं हम लोग प्रत्याय पर दर, जितना हमने विनियोजित किया, जितना इन्वेस्टमेंट किया, उसके टारगेट को अचीव नहीं कर सकती है या प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, ज़्यादा कठिन ना कहा जाए तो कहा जाए कि यदि वो यूनिट प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, लॉस में चल रही है, तो भी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी काफ़ी हेल्पिंग होती है यदि वहाँ पर विनिवेश की प्रक्रिया लागू कर दी जाए और सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम करने लगता है, साथ में मिल के धीरे धीरे उसके यदि उसका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, सहभागिता बढ़ती है, तो वो सेक्टर पहले से बेहतर हो सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। वेदर द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लॉट्स इट्स पर्पसेस, यदि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना है और उसके लिए लगता है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर से काम पूरा नहीं होगा या उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को अपना सकती है। देन तो प्रोसेस की बात हम लोग करते हैं, तो प्रक्रिया क्या रही है, तो प्रक्रिया की बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही की थी कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आई 1991 में, जब एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया और 2 कमेटीज़ को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, अपॉइंट किया। कृष्णामूर्ति कमेटी 91 में और रंगराजन कमेटी 92 में। इसने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बहुत डीपली पढ़ा, उसको रीड किया और रीड करने के बाद गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस दी, अपनी संस्तुतियाँ दी कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो भारत के हित में रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसमें जो चीज़ें आई वो आई कि स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यदि अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास, यदि अनुसंधान विकास को प्रमोट करना है, इसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना है, कॉन्क्रीट बनाना है, तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी हो सकती है। इनिशिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम, यदि सरकार विस्तारीकरण चाहती है या विविधीकरण चाहती है तो भी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी काफ़ी हेल्पिंग होगी। रिटेनिंग एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को रोक कर रखने का मतलब छटनी ना करना, बल्कि उनको फिर से जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आएगी उसमें भी उन लोगों को यदि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उनकी नौकरियां न जाएं, इसकी भी व्यवस्था
करना और ऐसे एम्प्लॉयज़ को फिर से कहीं ना कहीं पुनर्रोजगार देना, इसकी बात कही। फंडिंग जेन्युइन नीड ऑफ द एक्सपेंशन, यदि विस्तार के लिए फाइनेंस मोस्ट रिक्वायर्ड है, यदि ये कहा जाए कि यदि सरकार विस्तार की बात कर रही है और उसको वित्त की आवश्यकता है तो भी डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा रास्ता है। पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा बाय परचेजिंग द शेयर, अंशों को खरीद के। मिटिगेटिंग फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो राजकोषीय घाटा है, सरकार का जो कोष है जो घाटे में चल रहा है, यदि उसको भी सरकार पूरा करना चाहती है तो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करती है या बाज़ार में अपने अंशों का विक्रय करती है, जिससे उसको प्राइवेट हैंड से इन्वेस्टमेंट मिलने लगता है। जब जनता शेयर्स को खरीदती है तो सरकार के पास वित्त आता है, या ये कहा जाए कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको सरकार पूरा कर पाती है। रीजन्स पे बात करेंगे कि रीजन्स क्या हो सकते हैं टू मीट फिजिकल डेफिसिट। अभी हम लोगों ने कहा कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा हो जाता है, इतनी सारी इकाइयों को लगाने के बाद भी, पब्लिक सेक्टर में काम करने के बाद भी यदि वो यूनिट लॉस में चल रही है तो इससे सरकार को काफ़ी घाटा होता है, और उस घाटे की पूर्ति के लिए, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। एक्सपेंशन और द डाइवर्सिफिकेशन, ये भी हमने आपको बता दिया कि यदि फर्म का हम विस्तार चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, यदि औद्योगिकरण चाहते हैं तो भी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी काफ़ी अच्छी होती है। टू रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट, सरकार ने जो बोरोइंग्स की हैं, सरकार ने जो उधार ली हुई हैं, तो उन देयताओं को, उन ड्यूज़ को पूरा करने के लिए या उनके पेमेंट के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा रास्ता हो सकता है। सरकार अपने शेयर्स को मार्केट में बेच के फंड का या फाइनेंस का कलेक्शन कर सकती है, वित्त का संग्रहण कर सकती है, और इस कलेक्टेड फाइनेंस में से वो अपने डेप्ट को रिडीम कर सकती है, या ये कहा जाए कि जो ऋण सरकार ने लिया है, जो देयताएं हैं, सरकार उसका शोधन कर सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लान, सरकार ने जो प्लान्स बनाए हुए हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट को सरकार प्राइवेट हैंड से पूरा करा सकती है। स्किल्ड मैन पावर भी सरकार को मिल जाते हैं, मैनेजमेंट स्किल भी मिल जाती है, टेक्निकल स्किल भी मिल जाती है। तो सरकार के जो गवर्नमेंट का प्लान होता है, किसी टारगेट को अचीव करना या ग्रोथ रेट जो सरकार बनाती है, डिसाइड करती है अपने बजट में, 5 ईयर प्लान्स में, पंचवर्षीय योजनाओं में जो वृद्धि दर निर्धारित करती है, उसको भी सरकार यदि अचीव करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी अच्छी है। देन द PSUs गिव्स नेगेटिव रेट ऑफ द रिटर्न ऑन द कैपिटल, यदि जो सरकारी क्षेत्र की इकाइयाँ हैं यदि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, पॉजिटिव का मतलब लॉस में ही चल रही हैं, प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, तो सरकार इसको देखते हुए भी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को लागू कर सकती है या करती है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस, या बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। प्राइवेटाइजेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट अपने शेयर के 51% शेयर्स को प्राइवेट हैंड्स को बेच देती है, और वहाँ पर जैसे ही गवर्नमेंट अपने 51% शेयर्स को या उससे ज़्यादा शेयर्स को सेल करती है, वहाँ पर ओनरशिप चेंज हो जाती है। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व बदल जाता है। वहाँ सरकार की जो हिस्सेदारी होगी वो कम हो जाती है शेयर्स बेचने के कारण, और प्राइवेट सेक्टर की जो हिस्सेदारी होती है वो बढ़ जाती है। दैट इज द बेसिक रीजन। डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट हैंड्स को सेल करती है, या फिर बाहरी लोगों को अपने शेयर्स खरीदने के लिए ओपन ऑफर देती है कि आप हमारे शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये ध्यान में रखना है कि ओनरशिप जो रहेगी वो गवर्नमेंट की ही रहती है। डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में सिर्फ सरकार अब पैसे का, या कहा जाए फंड का अरेंजमेंट करती है। ठीक, मैनेजमेंट में जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन में परिवर्तन होता है, प्रबंधन हस्तांतरित करती है सरकार, लेकिन जो हक होता है
जो ओनरशिप होती है वो सरकार की ही होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट में जो रेगुलेशन होगा, जो कंट्रोलिंग होगी, वो गवर्नमेंट की होती है और अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा सब सरकार बेचती है सिर्फ फंड को अरेंज करने के लिए, जबकि प्राइवेटाइजेशन में सरकार अपने टोटल शेयर्स का 51% या 51% से ज़्यादा वो बेच देती है निजी क्षेत्र को। तो वहां पे ओनरशिप बदल जाती है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम हो जाती है और वहां पे निजी क्षेत्र की या प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो ये इसका क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट notifications, like and share this video. Thank you.